वो किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे सियासी जमातें उम्मीदें लगाकर बैठी हुई हैं कि अब जब के जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये दौर बदल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जिस तरह से चल रहे हैं यकसर तब्दील हो जाएंगे। देखिए, हालात तो तब्दील होंगे, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन किसके हक में होंगे ये नहीं आप कह सकते। ये जो अब नून लीग या पीडीएम की जमातें समझ रही हैं कि जी बहुत ज़्यादा इमरान पे या पीटीआई पे ज़्यादा कड़ा इम्तिहान आएगा, मेरा ख्याल है वो भी कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और जो ये समझ रहे हैं कि जी आके जो है वो कोई और हो जाएगा तो चीज़ें बैलेंस चलेंगी, लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि पहले दिन ही कुछ ऐसे इकदाम होंगे बहुत बड़े बड़े जिससे मैसेज हर तरफ चला जाएगा कि क्या समझ होगी। सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से बातें हों, चाहे फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल का मामला, इलेक्शन का है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला, तो एक जो चीज़ है वो जैसे काजी फैसा की ये है कि उन पे बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा और उनको ये आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है ये जस्टिस बंदयाल और उसके धड़े पे तो बहुत करामत था पावरफुल सर्कल का, लेकिन जस्टिस काजी फैसा के लिए ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं पहले दिन ही मैसेज क्लियर चले जाएंगे और जहाँ तक बात है सिविल लिबर्टीज़ की तो उसमें जो ये चीज़ें हैं कि जी कुछ सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ये पटिशन टेकअप होगी, तो इलेक्शन का मैटर लाजमी होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट बार के इशाइये में शिरकत नहीं की जैसे काजी फैसा ने की जी पटिशन उनकी पेंडिंग है, वो लेट आए खाने में, यानी जब तकारीर हो रही थी वो नहीं है। तो ये इससे बड़ा वाज़ेह है कि वो इन चीज़ों पे बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है। सबसे पहला मामला तो ये है कि वो खुद बेंच में कैसे बैठे। अप्रैल से लेके अब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को स्टे दिया गया है। वो समझते हैं कि स्टे किसी कानून को नहीं दिया जा सकता। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको लगता है सबसे पहले इस मामले पे होगा और इस मामले के गालिब इम्कान है कि फुल कोर्ट ही बनाया जाए और ये जो स्टे है ये वेकेट किया जाए और स्टे के बाद जो है वो और प्रोसीडिंग और दूसरे केसेस, क्योंकि जैसे काजी फैसा जब तक कोई जुडिशियल आर्डर नहीं होता तो उन्होंने खुद अपने आप पे एक पाबंदी लगाई हुई है, तो उस पाबंदी के खात्मे के लिए एक जुडिशियल आर्डर की दरकार है। ठीक है साकिब, राइट साकिब, हमने अदवार देखे हैं, इफ्तिखार चौधरी का दौर, उसके बाद जलानी साहब का दौर, फिर ऐसा लगता है कि जो चीफ जस्टिस होता है उसका अपना मिजाज भी इस इदारे को चलाने के में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप इस ट्रांजिशन को किस तरह से देखते हैं और ये जो तासुर है कि यकसर हर चीज बदल जाएगी, क्या आपको लगता है ये तासुर दुरुस्त है? तासुर तो जाहिर सी बात है और बहुत सारे तवक्कुआत भी हैं जस्टिस काजी फायज ईसा से। इस दौरान उनको बहुत सारे चैलेंज का सामना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज सामने ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है वो ऐसी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के जा रहे हैं जिसमें यूनिटी नहीं है, जिसमें इत्तेहाद नहीं है। और ये इत्तेहाद ना होने की वजह से हमने देखा कि हाई कोर्ट से जो फतह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूरी जो जुडिशरी है उस पे एक जो है वो अजीब सा जो है वो समा है और उसके असरात जो है वो हमने देखे हैं। अदालती अहकामात की जो है वो हमने देखी है, अदालती ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो है वो उनके सामने होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने बहुत बड़े बड़े केसेस जो है वो उनके सामने होंगे। इसके अलावा अगर जो उमर अता बंदयाल हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा बात करूं, उनका जो टेन्योर था जो गुजरा, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही। खासतौर पर जो आपने इंट्रो में बताया कि 3 रुकनी बेंच जो है वो उस पर साबित कदम रहे। अगरचे वो इस जो यूनिटी बना सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को मुतहद कर सकते थे, अपने जो ऑर्डर्स पे अमल दरामद करा सकते थे। अगर वो जो कोई भी फ्रीक उनके सामने आता है, कोई अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो रीजनेबल जो उस पर बात हो सकती है अडेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 3 रुकनी बेंच ही मुख्तलिफ केसेस को सुनता रहा, मुख्तलिफ फैसले आते रहे, लेकिन उसके असरात हमने नहीं देखे। 14 मई जिस तरह आपने कहा पंजाब के इलेक्शन का जो फैसला है उस फैसले को आप देखें, जितनी बेतौकीरी उस फैसले की हुई है उसके जो असरात हैं वो बहुत जो है वो दूर रस है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने सबसे पहले 90 रोज इलेक्शन की जो मामला है ये उनके सामने आएगा। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो उनके सामने आएगा। हमने देखा कि जो उमर अता बंदयाल है उनके दौर में जो लापता अफराद का जो केसेस थे वो बिल्कुल जो है नहीं देखे गए। अच्छा। इसी तरह
2019 की मिलिट्री कोर्ट की, पिशावर हाई कोर्ट की अपीलें थी, उनको टेकअप नहीं किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के अभी जो रिसेंटली उनके पास पिटीशंस हैं, वो किसी हतमी जो है वो नतीजे पर नहीं अच्छा। पहुंच सकी। ये वो चैलेंजेस हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक जो है वो उनकी एक बड़ी रेपो है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 साल बहुत मुश्किल में गुजारे, उन तरह तरह के हमले किए गए, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जो हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि 17 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट हमें नजर आएगी, यकीनी तौर पर वो मुख्तलिफ ही होगी, और उसमें जो राइट्स के इशू है, खास तौर पर आजादियां हैं, ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, ये डेफिनेटली जो एड्रेस होंगे। यकीनन ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि ये इश्यूज भी हैं, और इसके अलावा जो अदलिया के अंदर यूनिटी, अदलिया के पार्लियामान के साथ मामलात, और फिर ये जो बेंचों की तश्कील वाला मामला है, ये भी यकीनन आने वाले चीफ जस्टिस को देखना है। मैं हसनात आपके सामने सवाल रखूंगा, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे दोनों सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आफ्टर द ब्रेक हसनात, ये जो बड़े चैलेंजेस हैं अदलिया के अंदर बतौर इदारा, जो यूनिटी का मामला है, बेंचों की तश्कील का इशू है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आने वाले चीफ जस्टिस के सामने ये मामलात और इस तकसीम को जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी या टैकल करेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तकसीम बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट में, और ये हम देख रहे हैं कि पनामा जुरिस्प्रूडेंस जिस दिन से अवाल हुई, उसके बाद साकिब निसार साहब वो तेज़ उनका वो आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने बड़े तरीके से चलाया सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो भी एक 4-5 जजेस को, लेकिन इतने ज़्यादा इख्लाफात खुल के नहीं आए। लेकिन गुलजार साहब के दौर में मज़ीद इख्लाफात खुले, और उमर अता बंदियाल के दौर में तो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रही हैं। जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ फैसलों में भी ओपिनियन दी, वैसे भी हमने देखा, और टॉकिंग टर्म्स भी ख़त्म हो गई थी, और उसका बड़ा नुकसान हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद रुक गया। अब ये सब में रियलाइजेशन है, चाहे वो जस्टिस काजी फैज हैं या चाहे वो जस्टिस बंदियाल की धड़े के जजेस हैं, कि जी जब तक यूनिटी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ दो माइंड सेट है, और ये एक आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कोई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन आप कहें कि हार्मनी रहेगी, वो नहीं रहेगी। नीचे वकला के ऊपर इस मामले को किस तरह से असरअंदाज होता देखते हैं? क्योंकि वकला ज़ाहिरी तौर पर एक हैसियत इदारे के सरबराह के, चीफ जस्टिस जो भी राय रखते हैं, सोच रखते हैं, वकला हमने देखा है कि उनके साथ ही खड़े नजर आते हैं। देखें, वकला भी तकसीम है। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट बार है वो प्रो पीटीआई है, वहाँ के सदर जो हैं वो पीटीआई के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल है वो प्रो पीडीएम है, वो नून लीग के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जस्टिस बंदियाल की सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने की, जस्टिस काजी फैसा के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी रही। तो वकला भी तकसीम है। वहाँ एक नुक्ते पे आप वो इकट्ठे हैं, वो है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन इस मामले में भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, तो उसमें वो मोमेंटम अपना बढ़ा रहे हैं। बाकी आप कहें कि लाइव मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और वकला में तकसीम इतनी ज्यादा है, इंटरनल मामलात वहाँ भी बहुत ज्यादा कशीद है, जैसे मुश्किल नहीं लग रहा कि चीजें जो है एक पेज पे वो रहे, जैसे ऊपर नजर आ रही वैसे ही जो है वो वकला में